अरे भाई, लगता है दीनू काका का मटन चुस्ता बस तैयार ही होने वाला है। खुशबू से तो भूख और भी तेज हो गई है। भाई सच कह रहे हो, अब तो मेरे पेट में चूहे कूदने लगे हैं। चलो जल्दी से चलते हैं, कहीं आज का सारा मटन खत्म ना हो जाए। ग्राहकों की ये बेताबी रोज की बात थी। जातनगर के सुंदर और हरे भरे गांव में दोपहर होते ही एक ही जगह सबसे ज्यादा चहल पहल दिखाई देती थी, दीनू काका की मटन चुस्ता की दुकान। जैसे ही सूरज आसमान के बीचों बीच आता, गांव की हवा में मसालों और धुएं की एक बहुत ही स्वादिष्ट महक फैलने लगती थी और दूर दूर से लोग बस इसी खुशबू को पहचान कर खींचे चले आते थे। दुकान के बाहर जहां ग्राहकों की लाइन लगी थी, वहीं अंदर एक बड़ी सी भट्टी पूरे जोरों पर जल रही थी। दीनू काका अपनी ही धुन में मगन होकर बड़े से पीतल के बर्तन में अपना मशहूर मटन चुस्ता पका रहे थे और काका मुस्कुराते हुए लकड़ी का चमचा चलाते हुए जोर जोर से गा रहे थे। अरे लाल लाल मिर्च और धनिया का कमाल, धीमी धीमी आंच पे पके मटन बेमिसाल, हे जो खाए एक बार वो आए बार बार, दीनू काका के स्वाद का है जादू अपरंपार। होए। अरे ओ काका, बस एक बार ये मटन चुस्ता की रेसिपी बता दो, हम भी अपने घर पे बनाकर खा लेंगे। आखिर ऐसा क्या डालते हो आप इसमें जो लोग इसके दीवाने हो जाते हैं? अरे बेटा, अगर मैं तुम्हें अपनी ये खास रेसिपी बता दूं तो फिर तुम मेरी दुकान पर मटन खाने कैसे आओगे? पर काका थोड़ा तो बता दो, इतना बेहतरीन और स्वादिष्ट स्वाद आखिर लाते कहाँ से हो? ग्राहकों की ये बातें सुनकर दीनू काका जोर से हंस पड़े। बेटा, ये कोई आम मसाला नहीं है, ये हमारे पुरखों की खास रेसिपी है। मुझे मेरे पिताजी ने सिखाई थी और उन्हें उनके पिताजी ने। ये हमारे खानदान की सालों पुरानी अमानत है। तो क्या आप ये राज किसी को नहीं बताएंगे काका? हमेशा अपने ही पास रखेंगे? नहीं बेटा, हमारे घर की एक बहुत पुरानी परंपरा है। परंपरा के अनुसार ये सीक्रेट रेसिपी घर के सिर्फ एक ही वारिस को सौंपी जाती है और वो वारिस है मेरा बड़ा बेटा ईशान। मेरे बाद ये मटन चुस्ता का राज सिर्फ उसी के पास रहेगा, उसी का हक है इस पर। दीनू काका की ये बात पास ही काम कर रहा उनका छोटा बेटा दीपू सुन लेता है। बड़े भाई ईशान का नाम सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। हमेशा सिर्फ ईशान भैया, सारी जिम्मेदारी, और अब ये खानदानी राज भी उन्हें। क्या बाबूजी को मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं? दीपू अपनी इसी उदासी में डूबा ही हुआ था कि अचानक धूल उड़ाती हुई एक गाड़ी दुकान के बिल्कुल सामने आकर रुकी। उसमें से कोट पैंट पहना एक आदमी उतरा। उसका रवैया बहुत ही घमंडी था और वो सीधा दुकान में जाकर खड़ा हो गया। बंद करो ये सब, भट्टी की आग अभी की अभी बुझ जानी चाहिए। मैं शहर से आया, इस इलाके का नया फूड इंस्पेक्टर हूँ। उसकी तेज आवाज और रौब देखकर दुकान पर खड़े सारे ग्राहक हैरान रह गए। अंदर भट्टी के पास खड़े दीनू काका भी सब छोड़कर बाहर आ गए। ये क्या साफ सफाई का झूठा नाटक लगा रखा है तुम लोगों ने? इतनी गंदगी और धुआं फैला रखा है। मैं आज ही तुम्हारी ये दुकान सील कर दूंगा, हमेशा के लिए ताला लग जाएगा इसमें। इस अफसर की धमकी सुनकर दीनू काका और वहाँ खड़े सभी गांव वाले घबरा गए। इंस्पेक्टर दीनू काका को डराते हुए दुकान के एक कोने में ले गया। वो नहीं चाहता था कि गांव वाले उनकी बातें सुने। देखो काका, मैं तुम्हारी दुकान सील होने से बचा सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त साहब? हम गरीब लोग आपको क्या दे सकते हैं? मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम उतनी वो मटन चुस्ता की सीक्रेट रेसिपी मुझे दे दो और अपनी दुकान खुशी खुशी चलाओ। ये सुनते ही दीनू काका को तुरंत समझ आ गया कि ये कोई सरकारी अफसर नहीं है, बल्कि कोई बहरूपिया है जो उनकी 100 साल पुरानी रेसिपी चुराने आया है। अच्छा, तो तू मेरी खानदानी अमानत चुराने आया है? अभी बताता हूँ तुझे असली स्वाद। भाग यहाँ से। दीनू काका ने आव देखा न ताव, अपनी मोटी लाठी उठाई और उस बहरूपिये के पीछे दौड़ पड़े। काका को लाठी लेकर खदेड़ते देख फर्जी इंस्पेक्टर उल्टे पैर भागा और दुम दबाकर वहां से भाग निकला। शाम का धुंधलका छाने लगा था। दीपू गांव के बाहर से घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसी फर्जी इंस्पेक्टर ने दीपू को रोक लिया।
सुनो लड़के, कल सुबह तुम्हारे पिताजी की दुकान सील हो जाएगी। तुम सब सड़क पर आ जाओगे। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं एक ही शर्त पर दुकान छोड़ सकता हूं। मुझे वो मटन चुस्ता की रेसिपी ला कर दे दो। इसके बदले मैं तुम्हें शहर के एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में मैनेजर की नौकरी दूंगा। शहर की नौकरी का नाम सुनते ही दीपू की आंखों में लालच चमक उठा। उसे लगा कि अब उसे बड़े भाई के नीचे काम नहीं करना पड़ेगा। पक्का साहब, आप मुझे शहर में नौकरी देंगे ना? हाँ पक्का, बस तुम मुझे रेसिपी ला कर दो। डरा हुआ और लालच में अंधा हो चुका दीपू उस फर्जी इंस्पेक्टर की बातों में आ गया और उसने रेसिपी चुराने का फैसला कर लिया। अगली सुबह घर के आंगन में दीनू काका अपना झोला तैयार कर रहे थे। ईशान और दीपू दोनों हैरानी से अपने पिताजी को देख रहे थे। बाबूजी, आप इतनी सुबह सुबह अपना सामान क्यों बांध रही हैं? कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बेटा ईशान, मैंने फैसला किया है कि मैं 1 महीने के लिए अपने पुराने दोस्तों के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। थोड़ी देर में मेरी बस निकलने वाली है। पर बाबूजी, आपके जाने के बाद दुकान कौन संभालेगा? दुकान अब से ईशान संभालेगा। आखिर अब उसे ही तो इस दुकान की और हमारी परंपरा की जिम्मेदारी उठानी है। ये सुनकर ईशान को बहुत खुशी हुई, लेकिन दीपू मन ही मन थोड़ा और उदास हो गया। ईशान दीनू काका को बस स्टॉप तक छोड़ने आ गया था। ईशान बेटा, अब सब कुछ तेरे भरोसे है। दुकान और ग्राहकों का अच्छे से ध्यान रखना। जी बाबूजी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। तभी बस आ गई और काका अपनी सीट पर जाकर बैठ गए और फिर बस वहां से निकल गई। ईशान बस को जाते हुए देख ही रहा था कि अचानक उसे याद आया, अरे बाप रे, बाबूजी तो मुझे वो सीक्रेट रेसिपी दिए बिना ही चले गए। अब मैं वो मशहूर मटन कैसे बनाऊंगा? ग्राहकों को क्या जवाब दूंगा? घबराहट में पसीने पसीने होता हुआ ईशान दौड़कर वापस घर लौटा। वो सीधा दीनू काका के कमरे में गया। वहां उसे अलमारी में एक पुरानी सी डायरी मिली जिसमें मटन चुस्ता की रेसिपी लिखी हुई थी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। बाबूजी ने रेसिपी इस डायरी में लिख रखी है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। चलो जल्दी से पढ़ लेता हूँ कि इसमें क्या क्या डलता है। ईशान खुशी खुशी डायरी में लिखी रेसिपी पढ़ने लगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते अचानक उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और होश उड़ गए। अरे ये क्या? इसमें तो आगे के खास मसाले लिखे ही नहीं है। ये तो सिर्फ आधी रेसिपी है। अब मैं बाकी का मटन चुस्ता कैसे बनाऊंगा? ईशान उस डायरी को टेबल पर खुला छोड़कर बहुत उदास बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस आधी अधूरी रेसिपी से वो बाबूजी जैसा मटन चुस्ता कैसे बनाएगा। तभी उसे किसी काम से कमरे के बाहर जाना पड़ा। ईशान के बाहर जाते ही दीपू दबे पांव चुपके से कमरे के अंदर घुस आया। यही मौका है। शहर की बड़ी नौकरी और ऐश वाली जिंदगी बस इसी डायरी के पन्ने में छुपी है। दीपू ने जल्दी से अपना स्मार्टफोन निकाला और टेबल पर रखी उस खुली डायरी की एक फोटो खींच ली। शाम होते ही दीपू गांव के बाहर उसी सुनसान पेड़ के पास पहुंचा जहां वो फर्जी फूड इंस्पेक्टर उसका इंतजार कर रहा था। क्या हुआ लड़के, लाए वो मटन चुस्ता की रेसिपी? हाँ साहब, मैं ले आया। ये देखिए, मेरे फोन में पूरी रेसिपी की फोटो है। अब तो मुझे शहर में नौकरी मिल जाएगी ना। दीपू ने अपने फोन में खींची हुई फोटो इंस्पेक्टर को दिखा दी। इंस्पेक्टर ने तुरंत वो फोटो अपने फोन में भेज ली। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। शाबाश लड़के, तुमने अपना काम कर दिया। अब तुम जल्दी ही शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में मैनेजर बनोगे। इंस्पेक्टर खुशी खुशी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह चातनगर के लोग ईशान की दुकान के बाहर इकट्ठा हो गए। दीनू काका के जाने के बाद आज ईशान पहली बार भट्टी संभालने वाला था। अरे ईशान भाई, आज तो पहली बार तुम अपने पिताजी की जगह मटन बनाओगे। देखते हैं तुम्हारे हाथों में दीनू काका वाला जादू है या नहीं। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल। बाबूजी ने मुझे सब सिखा दिया है। ईशान बाहर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर से उसकी हालत खराब थी।
डायरी की आधी रेसिपी देखकर उसने घबराते हुए मटन चढ़ा दिया। हे भगवान, आज मेरी और मेरे पुरखों की लाज रख लेना। भट्टी तेज जल रही थी। डायरी में लिखे आधे मसाले तो ईशान ने डाल दिए, लेकिन बाकी का उसे कोई अंदाजा नहीं था। अब आगे क्या डालूं? बाबूजी के बाकी मसाले तो मुझे याद ही नहीं आ रहे। ईशान ने अंदाजे से ही कुछ मसाले मिला दिए, लेकिन आज धुएं में वो पुरानी जादुई महक बिल्कुल नहीं थी। मटन पकने के बाद ईशान ने सबको परोस दिया। लोग बड़े उत्साह के साथ मटन खाने लगे, लेकिन पहला निवाला खाते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे ईशान, ये कैसा मटन बनाया है तुमने? क्या हुआ भाई, कोई कमी रह गई क्या? कमी? इसमें ना तो कोई खुशबू है और ना ही कोई स्वाद। मटन एकदम फीका है। सच कहा भाई, लगता है दीनू काका ने तुम्हें मटन की असली रेसिपी बताई ही नहीं। इसमें काका वाला कोई जादू नहीं है। हम तो बेकार ही इतनी उम्मीद लगाकर आए थे। सारे गांव वाले निराश होकर वहां से चले जाते हैं और ईशान मुंह लटकाए अकेला उदास खड़ा रह जाता है। शाम हो चुकी थी। दुकान एकदम खाली और सुनसान लग रही थी। ईशान एक कोने में सिर पकड़कर बैठा था। तभी दीपू वहां आता है। भैया, लोग कितना गुस्सा कर रहे थे। मुझे लगता है हमें ये दुकान बंद कर देनी चाहिए। हम बाबूजी जैसा मटन कभी नहीं बना पाएंगे। नहीं दीपू, ये हमारे पुरखों की 100 साल पुरानी परंपरा है। मैं इसे ऐसे ही खत्म नहीं होने दूंगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उस आधी कटी हुई रेसिपी का बाकी राज जरूर ढूंढ कर निकालूंगा। रात हो चुकी थी। ईशान अपने बाबूजी के सबसे पुराने और खास दोस्त रामू चाचा के घर पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। अरे बेटा, तेरे बाबूजी भी ना बिल्कुल वैसे ही है। अचानक तीर्थ यात्रा पर निकल गए और दुकान तेरे भरोसे छोड़ गए, वो भी सिर्फ एक आधी अधूरी डायरी के साथ। चाचा, आप मुस्कुरा रहे हैं और वहाँ गांव वालों के सामने मेरी इज्जत दांव पर लगी है। डायरी में तो बाबूजी ने सिर्फ आधी रेसिपी ही लिखी थी। अब आप ही बताइए, मैं वो असली स्वाद कहाँ से लाऊं? बेटा, दीनू जब भी मटन पकाता था तो आखिरी मसाले डालते वक्त वो हमेशा एक खास और पुराना लोकगीत गुनगुनाता था। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी आधी रेसिपी का राज उसी गीत में छुपा है। रामू चाचा की बात सुनते ही ईशान की आंखों के सामने अपने बाबूजी का वो पुराना लोकगीत गाते हुए चेहरा घूमने लगा। अरे लाल लाल मिर्च और धनिया का कमाल, धीमी धीमी आंच पे पके मटन बेमिसाल, हे जो खाए एक बार वो आए बार बार। अचानक ईशान की आंखें खुशी से चमक उठीं। मिल गया रामू चाचा। बाबूजी के उस मजेदार गीत के शब्दों में ही बचे हुए मसालों का नाम छुपा हुआ था। अब मुझे पूरी रेसिपी पता चल गई है। ये हुई ना बात। मुझे पूरा यकीन था कि तू अपने बाबूजी की लाज जरूर बचाएगा। अब जा और दिखा दे पूरे गांव को अपना हुनर। और इस तरह उस रात रामू चाचा के घर ईशान को उस आधी अधूरी रेसिपी का पूरा राज मिल चुका था। अगली सुबह ईशान दुकान पर पहुंचा ही था कि वो फर्जी फूड इंस्पेक्टर गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां आ गया। अरे दीपू के बच्चे, तूने मुझे वो कौन सी आधी अधूरी रेसिपी दी थी? मेरे शहर के रेस्टोरेंट का सारा मटन खराब हो गया और तूने मेरा पूरा रेस्टोरेंट चौपट करवा दिया। अच्छा, तो तुम वो फर्जी अफसर हो जो हमारी 100 साल पुरानी रेसिपी चुराने आया था। अभी गांव वालों को बुलाकर तुम्हारी अच्छी तरह मरम्मत करवाता हूँ। निकल यहाँ से। गांव वालों को आता देख वो बहरूपिया अपनी जान बचाकर भाग गया। मुझे माफ कर दो भैया। शहर की नौकरी के लालच में आकर मैंने ही उस कागज की फोटो खींचकर उसे दी थी। कोई बात नहीं मेरे भाई, गलती किसी से भी हो सकती है। अब हम दोनों मिलकर बाबूजी की इस दुकान को संभालेंगे। उसी दोपहर भट्टी फिर से पूरी शान से जल रही थी और दुकान पर आए गांव वाले ग्राहक बड़े मजे से बैठकर मटन खा रहे थे। आज ईशान और दीपू दोनों मिलकर मटन चुस्ता पका रहे थे। थोड़ी ही देर में हवा में वही लाजवाब खुशबू फैल गई। वाह ईशान, आज तो तुमने कमाल कर दिया। इसमें तो बिल्कुल दीनू काका के हाथों वाला जादू है। उंगलियां चाटते रह गए हम तो। शुक्रिया काका, पर ये कमाल सिर्फ मेरा नहीं,
बाबूजी की आशीर्वाद और मेरे छोटे भाई दीपू की मेहनत का है। अरे नहीं भैया, मुझे तो शॉर्टकट की अच्छी सजा मिल गई। अब मैं शहर नहीं जाऊंगा, यहीं आपके साथ बाबूजी की भट्टी संभालूंगा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी और रौबदार आवाज आई। अरे वाह मेरे शेरों, तो मेरे बिना ही दुकान चालू कर दी। ईशान और दीपू दीनू काका को अचानक देखकर हैरान रह गए। दीनू काका अपनी तीर्थ यात्रा से लौट आए थे। बाबूजी, आप आ गए। देखिए, हमने आपकी उस आदि रेसिपी का पूरा राज ढूंढ निकाला। मुझे पता था मेरे बेटे मेरा नाम मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। अब बातें ही बनाओगे या अपने इस भूखे बाप को भी वो मटन चखाओगे? दीनू काका की बात सुनकर सब जोर से हंस पड़ते हैं। उस दिन के बाद से दीनू काका ने भट्टी पर काम करना छोड़ दिया और अब वे आराम करते हैं। अब ईशान और दीपू दोनों भाई मिलकर उस मटन की दुकान को खुशी खुशी चलाते हैं। दूर दूर से लोग उन दोनों भाइयों के हाथ का मटन खाने आने लगे और इस तरह चातनगर का वो मशहूर स्वाद एक बार फिर से सबकी जुबान पर छा गया। और इसी हंसी खुशी के साथ इस कहानी का सुखद अंत होता है।